हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आइए बेटा आज के इस वीडियो में हम समझेंगे लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। जो हमारा लिमिटिंग फ्रिक्शन है और काइनेटिक फ्रिक्शन है, इसके कुछ लॉ हैं, कुछ रूल्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए इस लेसन में। क्लियर? तो सबसे पहले देखिए, द लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। मान लीजिए एक बॉडी है, दूसरी बॉडी के ऊपर मूव करने करेगी, रखी हुई है, एक बॉडी को दूसरी बॉडी के ऊपर रखा गया है, तो ये जो दोनों सरफेस आपस में कांटेक्ट में हैं, इनका नेचर कैसा है उस नेचर पर डिपेंड करता है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन। बात समझ में आई है? देखिए ये बॉडी है, इस सरफेस के ऊपर रखी गई है, तो ये सरफेस और इस बॉडी का सरफेस, इन दोनों के नेचर पर डिपेंड करता है लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू। बात समझ में आई? तो कॉमन सी बात है भाई, दो अलग अलग सरफेस में फ्रिक्शन भी अलग अलग टाइप का होता है, हर जगह पर फ्रिक्शन अलग टाइप का होता है। वो क्यों? क्योंकि जो सरफेस हैं उनका नेचर अलग है। अच्छा, सेकंड है इट एक्ट टेंजेंशियल टू द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। देखिए यहां पर एक तो ये वाला ऊपर वाली बॉडी का सरफेस और एक ये नीचे वाला सरफेस है, जो ये दोनों आपस में कांटेक्ट में है, तो इसके ऊपर अगर हम टेंजेंट बनाए तो वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगा इधर। तो इस टेंजेंट के अलोंग ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करता है। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये इन दोनों सरफेस के टेंजेंशियली एक्ट करता है। कैसे एक्ट करता है? टेंजेंशियली। स्मॉल एफ मेरा फ्रिक्शन है और कैपिटल एफ है जो फोर्स मैंने अप्लाई किया है। देखिए अप्लाइड फोर्स उस तरफ है तो फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ होगा ना, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, इट डू नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द सरफेसेस। देखिए मान लीजिए सपोज एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये रही। क्लियर? दोनों का वेट सेम है W, तो दोनों का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो भी क्या है? सेम R। क्लियर? तो इसका सरफेस देखें, अगर इस बॉडी का नीचे वाले सरफेस के साथ वो थोड़ा सरफेस है कांटेक्ट में, और इसका देखें तो सरफेस ज्यादा है कांटेक्ट में, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन दोनों की क्या है? सेम। तो इस केस में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो एरिया पर डिपेंड नहीं कर रहा। देखो इसका एरिया कम है नीचे वाला और इसका ये वाला एरिया ज्यादा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। वो किस पे डिपेंड करेगा? नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करता है? नॉर्मल रिएक्शन पे। ये बात याद रखनी है आपने। क्लियर है? जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है दो बॉडीज में के बीच में, वो डिपेंड नहीं करता उनके एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर। किस पर डिपेंड करता है? नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता है। क्लियर है बेटा? ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा। फिर एक लास्ट पॉइंट और है यहां पर, वो क्या है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन। देखिए मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन को इससे डिनोट कर रहा हूं। देखिए Fs है मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन, और अगर मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू को लिखता हूं तो वो क्या होती है? मेरी लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं ना। स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को ही तो लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेस। देखिए ये नॉर्मल रिएक्शन जितनी ज्यादा होगी ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ही ज्यादा होता है। अगर ये कम हो गया तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी कम है। तो देखिए लिमिटिंग फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, और प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट नंबर यूज करते हैं। यहां वो कांस्टेंट नंबर का नाम क्या है? म्यू एस। क्या है वो कांस्टेंट? म्यू एस। म्यू एस को बेटा हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं म्यू एस को? कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और उसकी वैल्यू ये रही। क्लियर? यहीं से इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। इट इज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन का रेशियो ही क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। क्लियर है बेटा? ये समझ में आ चुका होगा आपको। तो चलिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो बेटा नेक्स्ट है लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। देखिए लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? इट अपोज द रिलेटिव मोशन एंड हैज अ कांस्टेंट वैल्यू। देखिए अगर मोशन, जब बॉडी मोशन में होती है तब फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं? काइनेटिक फ्रिक्शन। मान लीजिए मोशन बॉडी का कुछ इस तरफ है तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपोजिट होगी।
ये तो आपको क्लियर है ना। इट अपोज द मोशन, मोशन को अपोज करता है और इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है हमेशा। कैसी वैल्यू होती है इसकी? कांस्टेंट। आपने पढ़ा था ना, ये देखिए हमने ग्राफ बनाया था एक, वो ग्राफ कुछ इस तरह से आया था हमारा, ये लास्ट में ये वाली वैल्यू जो है ये किसको रिप्रेजेंट करती है? काइनेटिक फ्रिक्शन को। तो इसकी वैल्यू कैसी है? कांस्टेंट। इट डू नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये भी एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पर डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट, मान लीजिए अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ना तो बहुत ज्यादा कम हो और ना ही बहुत ज्यादा तेज, ना बहुत ज्यादा हाई होनी चाहिए ना बहुत ही कम होनी चाहिए वेलोसिटी। अगर ठीक ठाक नॉर्मल वेलोसिटी है एक ऑब्जेक्ट की, तब जो फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। इट डू नॉट डिपेंड ऑन द, बेशक से ये मोशन की वजह से ही आता है काइनेटिक फ्रिक्शन, लेकिन ये फिर भी बॉडी की वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। क्लियर? और नेक्स्ट है जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन था अपना लिमिटिंग फ्रिक्शन, वैसे ही काइनेटिक फ्रिक्शन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन, जैसे हमने पहले किया था। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाने के लिए यहां पर जो कांस्टेंट आया उसे क्या बोलते हैं? म्यू के। तो म्यू के की वैल्यू एफ के बाय आर। इसको बोला जाता है कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी यहां पर लिमिटिंग नहीं आएगा, द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या है ये? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। देखिए आपको पता है लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू सबसे हाई होती है, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से छोटा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। क्लियर है? इसीलिए जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो भी कम होगा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से। क्लियर है बेटा? ये समझ में आया आपको? तो चलिए वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। क्लियर है बेटा? नोट कर लिया है? तो ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।